विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने मानव शास्त्र का मनोविज्ञान के साथ अंतर संबंध की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम मानव शास्त्र का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र या जिसे राजनीति विज्ञान भी कहते हैं, इन दो विषयों के साथ समाज विज्ञानों के साथ मानव शास्त्र का क्या संबंध है, इसकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक आप मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध है, तो इन दोनों ही विषयों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। जहाँ मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करता है, मनुष्य के समस्त प्रकार की जो प्रणालियों को विकसित किया है मानव ने, चाहे वो राजनीतिक उपप्रणाली हो, सांस्कृतिक उपप्रणाली हो, आर्थिक उपप्रणाली हो, उन सभी उपप्रणालियों या प्रणालियों का मानव शास्त्र समग्रता में अध्ययन करता है। यानी कि मानव जीवन को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास करता है। वहीं अर्थशास्त्र जो है वो एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव की आर्थिक गतिविधियों के संगठन, उनके संचालन की व्याख्या करता है, उनके संबंध में व्यवस्थित ज्ञान हमें उपलब्ध कराता है। अर्थशास्त्र का संबंध जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके उत्पादन, उनके वितरण, उनके उपभोग और विनिमय, यानी कि ये चार जो एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोग कंजम्पशन और विनिमय एक्सचेंज। आप इसे याद रखें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज। ये जो चार गतिविधियां हैं, सामूहिक गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को मिलाकर हम किसी भी समाज या समुदाय की आर्थिक संरचना या आर्थिक प्रणाली का निर्माण करने वाली गतिविधियां हम इन्हें मानते हैं। तो अर्थशास्त्र का संबंध इन चारों प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करने से है। ये आर्थिक गतिविधियां एक तरह से मानव का जो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है, जो एक परिवेश है, उसी में संपन्न होती है। तो निस्संदेह परिवेश हमेशा अपने एक तरह से परिवेश जो होता है, परिवेश, गेटिंग माय पॉइंट, परिवेश जो कॉन्टेक्स्ट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित निश्चित रूप से करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो आर्थिक, मानव का जो आर्थिक व्यवहार है, आर्थिक गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, वो उसके वृहद सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या परिवेश या एक तरह से संदर्भ से प्रभावित होता है। और यहीं पर आर्थिक जो अर्थशास्त्र है, उसके अध्ययनों में मानव शास्त्रीय अध्ययन, अवधारणाएं, सिद्धांत, प्रस्तावनाएं आदि उपयोगी हो जाती हैं। और उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से जो सिद्धांत बनते हैं, उन सिद्धांतों का उपयोग मानव शास्त्री भी अलग अलग समुदायों, अलग अलग जो आदिम समुदाय हैं या आज मानव शास्त्री जो हैं वो ग्रामीण, लघु, शहरी समुदायों का अध्ययन और स्थानीय समुदायों का अध्ययन करने की ओर भी उन्मुख हो गए हैं। तो मानव शास्त्रीय अध्ययनों में विशिष्ट आर्थिक अध्ययनों से निश्चित रूप से मदद मिलती है। और दोनों ही एक तरह से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप इनके बीच में उभरता है। और इस रूप से ये दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर भी हैं। सर्वविदित है कि मानव के आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने में, अब मानव का जो आर्थिक व्यवहार होता है, इकोनॉमिक बिहेवियर होता है, उसको निर्धारित करने में या उसको शेप देने में डेफिनेटली नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, गैर आर्थिक जो कारक होते हैं, जैसे संस्कृति, मूल्य, प्रतिमान, परंपराएं, ये सभी प्रभावित करती हैं। मार्केट जो एक एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है, यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था है। मार्केट सिचुएशन को प्रभावित करने के लिए जो गैर आर्थिक कारक हैं, वो कौन कौन से एक कारक हो सकते हैं, इनके संबंध में सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय अध्ययन जो है, उनसे निस्संदेह एक अर्थशास्त्री को अपने आर्थिक अध्ययनों में मदद मिलती है। इसी प्रकार से गैर आर्थिक जो बिहेवियर है मानव का, वे वह गैर आर्थिक बिहेवियर भी आर्थिक गणनाओं से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो इस स्थिति में सामाजिक सांस्कृतिक जो मानव शास्त्र है, जो मानव के गैर आर्थिक
बिहेवियर या व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करते हैं, तो उन व्यवहार प्रतिमानों के अध्ययन, उनकी संरचना व उनके जो स्ट्रक्चरेशन या स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग जो है, उसको प्रभावित करने में आर्थिक कार्य किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इसके संबंध में व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्री को आर्थिक जो अर्थशास्त्र जो हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके अध्ययनों से मदद मिलती है। उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उनसे निसंदेह मदद मिलती है। इस संदर्भ में मानवशास्त्री और अर्थशास्त्री अध्ययनों में पारस्परिकता, एक तरह से रेसिप्रोसिटी उत्पन्न हो जाती है। सरल समाजों के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, क्योंकि वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एक तरह से मिनिमलिस्टिक लेवल का होता है, एलिमेंट्री लेवल का होता है, और संरचना जो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है वो इतना अधिक विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए एक तरह से उनका जो जो एक सामूहिक व्यवहार है या संपूर्णता में मानव का जो व्यवहार है, उसमें सभी प्रकार की संस्थाएं अंतर्निहित होती हैं। इसलिए एक मानवशास्त्री समाज और संस्कृति की पृष्ठभूमि में सरल व आदिम समाजों के आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करता है। पिछले कुछ दशकों में सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र में एक नए उपभाग के रूप में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ये देखिए, ये एक नया स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ स्टडी है जो सामाजिक सांस्कृतिक अर्थशास्त्र के ही अंदर पनपा है। और यहाँ इस ये जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ एनालिसिस है, इस स्ट्रीम ऑफ एनालिसिस में एक ऐसा प्रतीत होता है मानो मानो मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से मिल गए हों, कन्वर्जेंस इनके मध्य हो गई हो, जिसकी रुचि मानव के आर्थिक व्यवहार की सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक व्यवहार की आर्थिक पृष्ठभूमि, द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर या सोशल बिहेवियर एंड द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर की व्याख्या करते हैं। रेमंड फर्थ, मेलिनोफ्स्की, हर्स्कोविट्ज, डाल्टन व नैश, जॉन नैश आदि ऐसे मानवशास्त्री हैं जिन्होंने दिशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर्ट्सकोविट्स ने कहा भी है, मानवशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के बीच आदान प्रदान की अत्यधिक वृद्धि हुई है, विशेषतः जब से मानवशास्त्र ने अध्ययन किए जाने वाले समाजों की आर्थिक संरचना को आलेखित, यानी कि उसको रजिस्टर करना प्रारंभ, डॉक्यूमेंटेशन करना प्रारंभ कर दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र की पारस्परिक अंतःक्रिया में काफी अधिक वृद्धि हो गई है। अब दोनों ही विषयों, ये तो थी समानताएं या एक तरह से जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है या जो लिंक्स अप्स हैं, उनकी हमने चर्चा की। अब इन दोनों ही विषयों के संबंध में एक तथ्य यह भी ध्यान में रखना होगा कि दोनों ही विषयों को परिप्रेक्ष्य, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनकी जो फोकस है या डिग्री ऑफ फोकस है, और अध्ययन पद्धतियाँ, ये जो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनके दृष्टिकोण में स्वायत्त अस्तित्व बना हुआ है। ये दोनों एकदम एक समान नहीं है, बल्कि दोनों की प्रकृति में, दोनों के फोकस में, दोनों के अध्ययन क्षेत्र में, दोनों की जो पर्सपेक्टिव्स हैं या मेथोडोलॉजीज हैं या मेथड्स हैं, उनमें अंतर होने की वजह से दोनों ही विषयों का स्वायत्त अस्तित्व बना हुआ है, ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इनकी है, ऑटोनोमस आइडेंटिटी इनकी है। मानवशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, वहीं अर्थशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है। इसे समझाने की अधिक आवश्यकता है नहीं। मानवशास्त्र में अध्ययन की गुणात्मक पद्धतियों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में अध्ययन की मात्रात्मक पद्धतियों पर बल दिया जाता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस पे जोर दिया जाता है, क्योंकि इफ अर्थशास्त्र में एक यह बात मानी जाती है, इफ़ यू कांट मीजर यू कांट मैटर। यदि आप मापन नहीं कर सकते हैं, यदि आप आंकड़ों के साथ अपने अपनी अपने जो भी निष्कर्ष है उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो आपकी रिसर्च को, आपने जो भी कुछ लिखा है उसको कोई भी तवज्जो नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ हमने अर्थशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा की। अब नेक्स्ट हम अर्थशास्त्र और इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र के बीच के जो संबंध है उनकी चर्चा करेंगे। मानवशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध है निश्चित रूप से। राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? शक्ति, शक्ति का स्वरूप, शक्ति का उपभोग, ये जो प्रतिमान है विभिन्न समूहों के माध्यम से शक्ति नामक जो संस्था है, वो संसाधन है, एक स्कार्स रिसोर्सेज है, एक स्कार्स का मतलब एक सीमित संसाधन है, उसका प्रयोग एक समुदाय या समाज विशेष की जनसंख्या किस प्रकार से करती है, इस विशेष क्षेत्र का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, विषय है, उसे हम राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक प्रणाली जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली की ही एक उप प्रणाली है, और
मानवशास्त्री क्या करता है? मानवशास्त्री संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जो सांस्कृतिक प्रणाली है, उसका समग्रता में अध्ययन करता है। तो ऑब्वियसली जो मानवशास्त्री है, वह एक राजनीतिक शास्त्र द्वारा जो किया जाता है, यानी कि एक जो राजनीतिक उप प्रणाली है उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो कार्य तो मानवशास्त्री भी करता है। तो यहीं पे मानवशास्त्री निस्संदेह राजनीतिक शास्त्री जो है उनके अध्ययन है, उनकी अवधारणाएं हैं, उनके जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनसे वह सहयोग लेता है। और विभिन्न समुदायों की जो राजनीतिक विभिन्न समुदायों की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे कि राज्य सरकार, लो कानून, सामाजिक नियंत्रण व अन्य औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जो संरचनाएं, कार्य विधियों का व्यवस्थित अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मानव शास्त्र भी मानव की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करता है। उसकी एक उपशाखा सामाजिक मानव शास्त्र की रुचि तो सरल व आदिम समाजों के संदर्भ में उक्त विषयों, यानी कि जो शक्ति से संबंधित संस्थाएं हैं उनके अध्ययन में रहता है। आदिम समाजों की शक्ति संरचना, पावर स्ट्रक्चर, सरकार के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, विधि, लॉ, न्याय प्रणाली, जो लीगल सिस्टम है वहाँ का आदि, और पैनल सिस्टम है आदि के अध्ययन के द्वारा मानवशास्त्री तुलनात्मक विश्लेषण, एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं। और राजनीति शास्त्री अवधारणाओं, प्रस्ताव पर प्रपोजिशंस और सिद्धांतों, थियोरीज का भरपूर उपयोग करते हैं। पिछले 1-2 दशकों में राजनीतिक मानवशास्त्र पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अंदर एक एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी डेवलप हुआ है। जिस प्रकार से इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसमें जिसमें एंथ्रोपोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान दोनों के मध्य एक प्रकार का कन्वर्जेंस का एरिया दिखाई देता है। दोनों में समीप एक दूसरे के पास आते हुए नजर आते हैं, और दोनों ही के विद्वान एक दूसरे की जो अध्ययन है, अवधारणाएं, उनसे लाभान्वित होते हुए नजर आते हैं। एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति शास्त्र, अब ये अंतर की बात कर लेंगे, आधुनिक समाजों की राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है, वहीं जिसमें वह मानवशास्त्र दृष्टिकोण से प्रभावित होकर राजनीतिक उप प्रणाली का अन्य उप प्रणालियों के साथ अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। यानी कि मानवशास्त्री तो निसंदेह राजनीतिक शास्त्री से लाभ प्राप्त करता है के अध्ययनों से, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिक जो है उसके लिए मानवशास्त्रीय अध्ययन भी और विचार भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि वह शून्य में राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन नहीं कर पाता है, बल्कि एक राजनीतिक प्रणाली को एक वृहद सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली की एक उप प्रणाली के मानकर ही उसका अध्ययन करता है। इस प्रकार मानव शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। यह अवश्य है कि मानव शास्त्र की रुचि विशेषतः आदिम राजनीतिक प्रणालियों में है, प्रिमिटिव जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उनके अध्ययन में है। वह एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीतिक शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। और मुख्यतः जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं वहाँ की जो राजनीतिक प्रणालियाँ उनके अध्ययन में रुचि रखता है। राजनीतिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में रेडक्लिफ, ब्राउन, इवांस प्राचार्ड, मायर फोर्टिस, लूसी मेयर, होबल, मार्टिन फ्राइड व सपेरा नामक मानव शास्त्री ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ऊपर जितना भी हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की चर्चा की है मानव शास्त्र की, इस सभी जो विवरण है इसको ध्यान में रखते हुए हम जो एक फाइनल वर्डिक्ट देने, कि इफ वी आर सपोज टू प्रेजेंट ए फाइनल वर्डिक्ट, और इफ वी आर सपोज टू रीच टू ए फाइनल वर्डिक्ट, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है मानव शास्त्र की अंतर विषयात्मक प्रकृति अत्यधिक विकसित है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो काफी रिच है। इसका संबंध विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी विषयों से है। मानव शास्त्र के अध्ययन विषय एवं क्षेत्र की विविधता एवं विस्तार के कारण यह आदान प्रदान, अंतःक्रिया और घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। अंतर केवल इतना है कि मानव शास्त्र मानव जीवन के लगभग समस्त पक्षों के अध्ययन में रुचि रखता है, जिसके कारण ये सामान्य विज्ञान बन जाता है। अन्य अधिकांश विज्ञान मानव के किसी विशेष पक्ष के संबंध में अध्ययन में रुचि रखने के कारण विशिष्ट विज्ञान बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये एक तरह से मानव शास्त्र की अंतर विषयात्मक प्रकृति का जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है। अब फाइनली इसी यूनिट या इसी टॉपिक या इसी जो एक तरह से इशू है, इसका हम अंतिम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। या कई बार यूपीएससी वगैरह में एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उनमें क्वेश्चन आता है, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन टुडेज ह्यूमन
अफेयर्स। आज की जो मानवीय जो मुद्दे हैं, उनमें मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण की समीचीनता या प्रासंगिकता। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाए और इसके अध्ययन की उपयोगिता क्या है, प्रासंगिकता क्या है आज की परिस्थितियों में। तो एक बात आप जान लें कि चूंकि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करता है और यह अपने अध्ययन में किसी प्रकार की समय व स्थान की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। यह मानव और मानव के विभिन्न कार्यों के ऐतिहासिक स्वरूप को जानने में भी रुचि रखता है, वर्तमान स्वरूप को भी जानने की रुचि रखता है और भविष्य में क्या संभावित प्रकार का जीवन की ओर मानव जाति निरंतर आगे बढ़ रही है, उसके संबंध में भविष्यवाणी करने की यह एक तरह से काफ़ी लॉजिकल या तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने की भी कोशिश करता है। तो जैसे-जैसे मानव समय बीतता जाता है, मानव का जीवन जीने का जो ढंग है, वो भी बदलता जाता है क्योंकि नई-नई समय के साथ नई-नई चुनौतियाँ मानव जाति के समक्ष उपस्थित होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म जो है, वो निरंतर उसका जो डायनामिक्स है, वो निरंतर चलता रहता है और इसी कवायद में मानव जाति निरंतर नए स्वरूपों के साथ आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए मैन मशीन, मानव और मशीन एक इनके बीच का जो अंतर संबंध है वो पिछले 2-3 दशकों में जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो नए-नए अध्ययन हुए हैं और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एरियाज़ में जो नए अध्ययन हुए हैं, उनकी वजह से इन क्षेत्रों में नए-नए एरियाज़ उभरे हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो परिस्थितियाँ बदलती है, मानव जीवन बदलता है और मानव शास्त्री हैं, उनके लिए अध्ययन के नए क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव शास्त्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मानव शास्त्र के अध्ययन का महत्व बढ़ रहा है। मानव शास्त्र की अनेक शाखाओं व उपशाखाओं ने मानव जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया है। इसमें केवल मानव ज्ञान में वृद्धि नहीं है बल्कि मानव की अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता की, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ अप्लाइड इंपॉर्टेंस भी है, रेलेवेंस भी है एंथ्रोपोलॉजी की। मानव शास्त्र आदिम व आधुनिक समस्याओं का अध्ययन करता है। हम आदिम व आधुनिक समाजों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर समकालीन समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था, धर्म आदि संस्थाओं के उद्विकासी क्रम जो एक इवोल्यूशनरी पैटर्न है उसको समझ ज्ञात कर सकते हैं। आदिम समाज आज सभ्य और नगरीय समाजों के संपर्क में है जिसके परिणाम स्वरूप उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वो संक्रमण के दौर से ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। तो इन प्रभावों का अध्ययन करके हम संपूर्ण मानव जाति के भविष्य में क्या स्वरूप हो सकता है, मानव जीवन का भविष्य का स्वरूप क्या हो सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। परिवर्तन की दिशा, प्रकृति, कारक, परिणाम, प्रतिमानों व सिद्धांतों आदि के संबंध में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मानव शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। मानव शास्त्र हमें विश्व की जनसंख्या, उसकी बनावट, विस्तार, जो प्रजाति है, जो रेशियल स्टॉक्स हैं, लक्षण हैं आदि का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यह प्रजाति के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रदान कर प्रजाति से संबंधित जितनी भी भ्रांतियाँ, जो फैलेसीज़ हैं, रेशियल फैलेसीज़ हैं, उनको दूर करने में हमारी सहायता करता है। मानव शास्त्र में आज क्या है कि मानव शास्त्र ने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि की है। वर्तमान में यातायात के साधन, कम्युनिकेशन के साधन इतने अधिक विकसित हो चुके हैं कि विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले समूह के बीच में सांस्कृतिक संबंध एक सामान्य सी बात हो गई है, तेजी से बढ़ रहा है और इस कल्चर कॉन्टैक्ट की वजह से आज सेमूर हंटिंगटन जैसे कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जो एक तरह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, संस्कृतियों के टकराहट या एक तरह से सभ्यताओं के टकराहट की बात करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मानव शास्त्रीय अध्ययन ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि मानव शास्त्रीय अध्ययनों ने वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध कर दिया है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच के जो अंतर हैं, विभिन्न प्रजातियों के बीच के जो अंतर हैं, वो किसी भी प्रकार की उच्चता और निम्नता के क्रम के कारण से उत्पन्न नहीं है बल्कि अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने की दिशा में एक तरह से ये समय के साथ विकसित हुए हुए अंतर होते हैं। इसलिए कोई प्रजाति किसी अन्य प्रजाति से श्रेष्ठ नहीं है। सभी प्रजातियां अपनी-अपनी क्षमताओं, अपनी-अपनी तकनीकी जो विकास है उसके आधार पर अपने पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करती है। सभी संस्कृतियां समान रूप से उपयोगी है। ये मेटा स्पेंसर ने कहा था, ऑल कल्चर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और यहीं आकर जो मानव शास्त्र है वह कल्चरल रिलेटिविज्म की स्थापना करता है और
एथनोसेंट्रिज्म स्वजाति केंद्रितता, खुद की एक तरह से प्रजाति को श्रेष्ठ मानकर अन्य को नीचा दिखाने की भावना रखना और उनके उनके संबंध में ईर्ष्या, एक तरह से उनको उनको उनके हितों को खत्म करने की कोशिश की कवायद जितनी है जो मानव इतिहास में होती भी आई है, उन सब की संभावनाओं को ये कम करने करने की कोशिश करता है और इस रूप में ये अपनी मानव जाति की सेवा में अपना योगदान देता है इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। संपूर्ण जाति और सकारात्मक भूमिका समय बदलने के साथ मानव जीवन के स्वरूप भी बदल जाते हैं। आज मानव शास्त्र स्थानीय औद्योगिक और नगरीय समाजों का अध्ययन प्रारंभ हो गया है। अतः मानव शास्त्र आदिम समाजों के बारे में नहीं वरन आधुनिक विकसित नई समाजों के बारे में व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध कराता है। वर्तमान मानव शास्त्र के अध्ययन की प्रगति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। इन क्षेत्रों में नवीन अनुसंधानों के आधार पर ज्ञान वृद्धि व समस्या समाधान में मानव शास्त्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे रहा है। मानव मशीन मैन मशीन जो इंटरेक्शन है, अंतर संबंध है, उनका अध्ययन उभरता हुआ ऐसा क्षेत्र है जिसमें मानव शास्त्रीय अनुसंधान प्रारंभ हो गए हैं। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी भी एक नवीन अध्ययन का क्षेत्र है जो मानव शास्त्र की बड़ी बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है। व्यवहारिक मानव शास्त्र जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है भी अनेक मानवीय एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान दे रहा है, जिसका ज्ञान इसके अध्ययन से संभव हुआ है। अतः निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि मानव शास्त्र का अध्ययन हमें मानव व मानव से संबंधित ज्ञान से सुसज्जित करता है। वर्तमान समय मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका है। पी बोहानन ने कहा भी है कि मानव शास्त्र एक तरफ से मानव से संबंधित ज्ञान का संकलन है, वर्गीकरण विश्लेषण करता है, तो दूसरी तरफ आधुनिक विश्व से संबंधित कुछ मौलिक प्रश्नों पर भी प्रश्न विचार करता है, उनके प्रति तुलनात्मक दृष्टि अंतर्दृष्टि पैदा करता है ताकि तथा हमें अपने तथा अपने समाज के बारे में जागरूक बनाता है। अब ये अंत में कुछ बोध प्रश्न है, कुछ आप टेस्ट कीजिए कि आपने ऊपर जो भी कुछ पढ़ा है, ये 30-32 पन्नों की एक पीडीएफ है। इस सारे वर्णन को पढ़ने के बाद आपकी जो पोजीशन क्या है, क्या आप इन 5-6 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एक तरह से ये 1, 2, 3, 4 ये जो 7 असाइनमेंट है, 7 असाइनमेंट्स आपके लिए। इन असाइनमेंट्स को आप एक रजिस्टर में कंप्लीट कीजिए, कंपाइल कीजिए और मुझे दिखाइए। व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पे आप अपलोड कीजिए, मैं इन्हें चेक करूँगा और आपको जो भी सजेशंस देने हैं टाइमली, वो मैं आपको बता दूँगा। तो आज की इस व्याख्यान में हमने मानव शास्त्र का अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र के साथ अंतर संबंध की चर्चा की। उसके बाद हमने मानव शास्त्र के महत्व, उसकी उपयोगिता पे चर्चा की और अंत में हमने कुछ बोध प्रश्नों की भी चर्चा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।